नमस्कार, मैं हूँ नेहा पांडे और प्रस्तुत कर रही हूँ मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी जिसका शीर्षक है यह माँ की गोद नहीं है। मैं 3 महीने का शिशु हूँ। लगभग 15 दिनों से मेरे माता पिता में मुझे लेकर लड़ाई हो रही है। बात यह है कि मेरी माँ एक राजपत्रित अधिकारी हैं और मेरे पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च वेतन प्राप्त कर्मचारी। माँ की 3 महीने की मैटरनिटी लीव समाप्त होने वाली है और मेरे लालन पालन का उसके बाद क्या प्रबंध होगा उसका समाधान ढूंढा जा रहा है। वैसे मैंने जिस दिन से जन्म लिया है, माँ ने मेरी 24 घंटे की आया रखी हुई है, पर अकेले पूरे दिन उसके भरोसे छोड़ना माँ को गवारा नहीं। बाबा दादी नाना नानी थोड़े थोड़े समय के लिए बारी बारी से आ चुके हैं और अब वे काफ़ी समय के लिए अपना घर छोड़कर आ नहीं सकते हैं। या यूं कह लीजिए कि मेरे माता पिता को भी ज़्यादा दिन तक उनका साथ रहना गंवारा नहीं। माता पिता दोनों के लिए ही अपना करियर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए उसको त्याग करने के लिए कोई तैयार नहीं है और इसी बात को लेकर वे लोग 15 दिनों से झगड़ रहे हैं। आप कह रहे होंगे कि मैं इतना छोटा शिशु हूँ, मुझे कैसे ये सब बातें समझ में आ रही हैं। तो भैया, बात यह है कि मुझे उन लोगों की सारी बातें समझ में आ रही हैं, केवल मैं उन पर प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर पाता हूँ। और हाँ, जो कहा जाता है कि 6 महीने तक शिशु को पूर्व जन्म की भी स्मृति रहती है, तो वह कपोल कल्पित नहीं है। मुझे अपने पूर्व जन्म की बातें याद हैं। मैंने 90 वर्ष की पूर्णायु प्राप्त की थी। नाती पोतों, बेटी दामाद, बेटा बहू सभी से भरा पूरा मेरा परिवार था। एक सफल और खुशहाल जीवन जिया था मैंने। पत्नी मेरी साध्वी और पतिव्रता थी। नौकरी भी ऐसी थी कि पैसों का अभाव न रहा। सारे उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के पश्चात मेरे पास एक आलीशान घर, गाड़ी और अच्छा खासा बैंक बैलेंस था। वृद्धावस्था आराम से गुजारने के लिए इससे अधिक और क्या चाहिए। पर शायद मैं गलत था। तभी तो मैं जब 66 वर्ष का हुआ तो मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया और उसके बाद बीमारियों और अकेलेपन ने मुझे आ घेरा। बेटा बहू, पोती पोतो, बेटी दामाद, नाती नातिन किसी के पास भी मेरे लिए समय न था। मेरी सेवा के लिए नर्स रखी हुई थी। डॉक्टर दोनों समय आकर मुझे देख जाते, पर मेरे अकेलेपन का साथी कोई न था। घर के सभी सदस्य आते, मेरा हालचाल पूछ जाते, पर केवल कर्तव्य समझकर अकेलापन बांटने वाला कोई न था। अंदर से आती बच्चों की खिलखिलाहटें, बड़ों की बातचीत मुझे अंदर तक बेचैन कर देती। मेरा मन करता कि मैं उठकर उन लोगों के बीच चला जाऊं, पर मेरी अस्वस्थता के चलते यह असंभव था। मैं दिन प्रतिदिन अपनी लंबी बीमारी के चलते धीरे धीरे अपनों की ही उपेक्षा का शिकार होने लगा। लोग कर्तव्य समझकर हालचाल पूछना भी अब जरूरी न समझते। कई कई दिन हो जाते, कोई मेरे कमरे में झांकने भी ना आता। मैं बार बार अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगता। सोचता, मेरी मृत्यु होगी, फिर पुनर्जन्म, और मेरी माँ 24 घंटे मुझे गोद में लेकर मेरा दुलार करेगी। मैं उसकी गोद में हंसूंगा, उसके दूर होने पर रोऊंगा, फिर घुटनों चलना सीखूंगा, फिर चलना। माँ मेरी एक एक अदा पर बलिहारी होएगी और मैं माँ का आंचल पकड़कर डोलता रहूंगा। पिता की गोद में जाने की जिद करूंगा। अगर छोटा हुआ तो मेरे बड़े भाई बहन मुझे प्यार करेंगे, मुझसे लड़ेंगे। अगर बड़ा हुआ तो मेरे छोटे भाई बहन क्या व्यवहार करेंगे। उस भरे पूरे परिवार की कल्पना करके मेरा मन एक अजीब से उल्लास से भर जाता। मृत्यु की प्रतीक्षा मुझे सुखदाई लगती। मुझे लगता मेरी प्रतीक्षा की घड़ियां जल्द समाप्त हों और मृत्यु आकर मुझे गले लगा ले। माँ की गोद की कल्पना मुझे प्रतिपल प्रफुल्लित रखती। आखिरकार मेरी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुईं और मृत्यु ने मुझे गले लगा लिया। शीघ्र ही मेरा पुनर्जन्म एक गर्भस्थ शिशु के रूप में हुआ। अभी मुझे गर्भ में आए 1 सप्ताह भी न हुआ था कि पिता ने माँ का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया और मेरे आने की संभावना जानकर दोनों ने एक दूसरे को बधाइयाँ दी। पिता माँ का ज़बरदस्त ख्याल रखने लगे। डॉक्टर की नसीहतों का पूरा ध्यान रखा जाने लगा। माता पिता की हर कोशिश रहती कि आने वाला शिशु स्वस्थ हो। जैसे जैसे मेरे गर्भ का समय बढ़ता जाता, वैसे वैसे मेरे माता पिता की मेरे भविष्य के लिए चिंता बढ़ती। उन्होंने आने वाले शिशु के लिए सारी तैयारी कर ली। मेरे स्कूल जाने से लेकर कॉलेज जाने और पढ़ाई के लिए विदेश जाने का पूरा इंतजाम कर लिया। मेरे लिए फ्लैट और नई गाड़ी भी ली। माता पिता की इच्छा थी कि उनका शिशु अपने स्वयं के घर में ही रहे। जब प्रसव का समय नज़दीक आया तो मेरे लिए एक कमरा सुसज्जित करके रखा गया, जिसमें पालने खिलौने से लेकर कपड़ों तक का प्रबंध किया गया। मेरे जन्म के लिए शहर का सबसे महंगा वातानुकूलित नर्सिंग होम चुना गया था। मैं गर्भ में ही ऐसा महसूस कर फूला न समाता था। मेरे पूर्व जन्म में तो जैसा माँ बताती थी ऐसा कुछ भी न था। मेरे माता पिता ने मुझे काफ़ी अभावों में पाला था, पर इस जन्म में तो मेरा भविष्य सुनिश्चित था। मैंने जन्म लिया। मेरे माता पिता फूले न समाते, पर सब कुछ इतना क्षणिक था। शीघ्र ही यथार्थ सामने आ गया। मेरा भविष्य तो सुनिश्चित था, पर मेरे माता पिता के लिए मेरे पास समय न था।
मेरे घर और भविष्य की सुनिश्चितता के लिए उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई के रूप में जाने वाला था। वे दोनों ही नौकरी नहीं छोड़ सकते थे। पर मेरा क्या होगा? इसी बात को लेकर दोनों में 15 दिनों से झगड़ा हो रहा था। कल वे लोग काफ़ी प्रसन्न दिखे। आज उन्हें क्रच का पता चला था, जो कि उन्हें पसंद आया था, और वे आज मुझे उसमें छोड़कर अपनी अपनी नौकरी पर जाने वाले थे। मैं बहुत उदास था। ये कैसा जीवन है? जिस अकेलेपन से घबराकर मैंने पुनर्जन्म की कामना की थी, वही मेरे जीवन में फिर से प्रारंभ होने वाला था। मैं न जाने कहाँ माँ की गोद से दूर जाने वाला था। सुबह आया ने मुझे नहला धुलाकर तैयार कर दिया था। मैं माँ की गोद में सो गया था। बस इतनी सी याद थी मुझे। अभी मेरी आँख खुली तो जिस गोद में मैंने अपने आप को पाया, मुझे पता चला कि यह माँ की गोद नहीं है। तभी मुझे समझ आ गया कि मुझे क्रच में छोड़ दिया गया है। मैं रोने लगा। तभी उस क्रच की संचालिका ने आकर कहा, लीला, बेबी को चुप कराओ और बेड नंबर 20 में लेकर जाओ। इसको लेटाओ और इसका फीडिंग चार्ट आदि बनाओ। लीला ने मुझे ले जाकर 20 नंबर के बेड में लिटा दिया है। मैं अपने आप ही चुप हो गया हूँ। आसपास मैंने नज़र घुमाकर देखा तो अन्य बेड पर कुछ मुझसे बड़े और कुछ छोटे बच्चे हैं। क्रच की कार्यकर्ता सभी बच्चों का ध्यान रख रही हैं, उन्हें समय पर सब कुछ दे रही हैं, पर मानो सभी एक स्वर में ये कह रहे हों, मुझे माँ की गोद चाहिए और ये माँ की गोद नहीं है। तो आप सुन रहे थे मीरा सिन्हा जी द्वारा रचित ये कहानी, यह माँ की गोद नहीं है। भावुक कर देने वाली ये कहानी कैसी लगी आपको, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं मिलूंगी आपसे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।